प्रिय छात्रों, 24 अप्रैल को होने वाली आपकी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्र के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न होंगे, उसका एक मॉडल पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यह 2 भागों में होगा, क्योंकि हिंदी के प्रश्न पत्र में खंड का और खंड खा 2 भाग होते हैं। पहले भाग में हम खंड का से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हम उनका उत्तर किस प्रकार से देंगे। तो चलिए इस सैंपल पेपर जो कि अंशाल्भ है, इसके पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि खंड का के अंतर्गत है। पहला प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के रहेंगे। पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय और दूसरे प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय, कुल 10 बहुविकल्पीय और 10 अंक के होंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आपको बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ हल करना है। प्रश्न 1 का खंड का प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या जटमल। तो प्रिय छात्रों, पंचांग दर्शन ये मथुरानाथ शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, ए और वे किस विधा की रचना है। तो ए और वे इस संस्मरण विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र। अगला प्रश्न खंड का, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं। 4 विकल्प हैं, यशपाल, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार या हरशंकर परसाई। तो प्रिय छात्रों, हरशंकर परसाई जो हिंदी गद्य साहित्य के एक महान व्यंग्यकार हैं, इनकी रचना है रानी नागफनी की कहानी। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानंद या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो प्रिय छात्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी की रचना है। अगला 5वां खंड अंगाखंड प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास। तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी की है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में आपके पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इसका पहला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रिय छात्रों, वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। दूसरा प्रश्न इसमें है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू, लहर, झरना या यामा। तो प्रिय छात्रों, आंसू, लहर और झरना ये तीनों जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि यामा ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसलिए विकल्प 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, गुंजन के रचनाकार कौन हैं। अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रिय छात्रों, गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह है। चौथा प्रश्न है कि दीप शिखा किसकी रचना है। तो राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध 4 विकल्प हैं। तो दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। वीरता और श्रृंगार का मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्ध का सजीव वर्णन। तो प्रिय छात्रों, वीरता और श्रृंगार
ये वीर गाथा काल की विशेषता है। वर्तमान राजनीति का वर्णन ये समकालीन कविता की विशेषता है या छायावादोत्तर काल की कविता की विशेषता है। ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है ये छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार से पहला और दूसरा प्रश्न जो कि एक एक अंक का होता है, कुल 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि गद्यांश का एक गद्य भाग के पाठों में से निबंधों में से एक गद्यांश आपको दिया जाएगा। उस गद्यांश को बहुत ही सावधानी से 1 बार 2 बार 3 बार आपको पढ़ना है और फिर उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन पूछे जाने वाले प्रश्नों का आपको बखूबी उत्तर देना है। जैसे ये पहला गद्यांश है जो कि 2 गुणे 5 अर्थात 10 अंक का है, अर्थात 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न 2-2 अंक के यहाँ पर हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक यहाँ पर पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। गद्यांश है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति का यही मुख्य मानदंड है। अब इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि समाज का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। तो आपने पढ़ा कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। अब इसको आपको अपने शब्दों में छोटे में लिखना है कि समाज का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। अगला प्रश्न है कि प्रगति का मानदंड क्या है। तो प्रिय छात्रों, यही प्रगति का मानदंड भी है कि भरण पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का निर्वाह ही प्रगति का मानदंड है। कोई समाज कितना प्रगतिशील है, इसके लिए यह देखा जाएगा कि वह समाज अपने उदर पोषण के लिए कितना समर्थ है, कितना शिक्षित है और कितना स्वस्थ है। तो भरण पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा ही एक प्रगति का मुख्य मानदंड है। अगला प्रश्न आया, तीसरा प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर रेखांकित अंश देख रहे हैं, वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। अब इसकी आपको अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है कि प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का निर्वाह करना समाज का उत्तरदायित्व है। समाज ही सभ्यता का एक जिम्मेदार घटक है, अतः समाज को अपने उत्तरदायित्व का यथाशक्ति निर्वहन करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि जीविकोपार्जन और भरण पोषण में क्या अंतर है। तो प्रिय छात्रों, बहुत ही बारीक प्रश्न है ये। जीविकोपार्जन क्या होता है और भरण पोषण क्या होता है, इसका आपको अंतर दिखाना है। जीविकोपार्जन से तात्पर्य भरण पोषण आदि क्रियाकलापों हेतु व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के द्वारा अपनी आजीविका के लिए उपार्जन करना ही जीविकोपार्जन है, जबकि भरण पोषण मात्र उसके उदर पोषण, खान पान आदि से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रिय छात्रों, पाठ का शीर्षक है प्रगति के मानदंड और इसके लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न अथवा में होगा। आपको चाहे तो ये पहला गद्यांश करें और चाहे तो दूसरा गद्यांश करें, दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का उत्तर आपको देना है। जैसे दूसरा गद्यांश दिया गया है
कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। प्रिय छात्रों, इस पर भी आपको 5 प्रश्न प्राप्त होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है कि संस्कृति का क्या तात्पर्य है, तो इसमें आप पढ़ रहे हो कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। संस्कृति का क्या तात्पर्य है? ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। अगला प्रश्न है, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी गद्यांश में निहित है कि लेखक का कहना है कि कोई भी राष्ट्र तथा उसमें बसने वाले जन उतने ही सभ्य समझे जाएंगे जितना कि उनके लोगों में ज्ञान और कर्म के बीच में सामंजस्य होगा। कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की। ज्ञान और कर्म में सामंजस्य बिठाना ही वास्तविक रूप से संस्कृति का विकास करना है। इसी से संस्कृति के सौंदर्य और उनके जीवन के संस्कृति का सौंदर्य और उसमें जीवन का सौंदर्य भी छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो प्रिय छात्रों, राष्ट्र में बसने वाले जन या लोगों की संस्कृति जो होती है वही राष्ट्रीय संस्कृति होती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। आप इसकी अपने शब्दों में व्याख्या कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और उसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से आप तीसरा प्रश्न कर सकोगे और आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक अर्थात कुल 10 अंक यहाँ से प्राप्त हो सकेंगे। चौथा प्रश्न आपके पद्य भाग से होगा, जिसमें एक पद्यांश दिया जाएगा और पद्यांश पर आधारित उसी प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि गद्यांशों में पूछे गए हैं। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देके प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक अर्थात कुल 10 अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये गीत है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वह इस ओर वहाँ ए हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल, अधर से यह बंदूक सुहाए। अब इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि सखी को खंजन दिखाने से क्या तात्पर्य है? तो प्रिय छात्रों, आपने अगर इसकी व्याख्या पढ़ी हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि खंजन पक्षी के नेत्रों के समान ही उर्मिला के पति लक्ष्मण के नेत्र सुंदर हैं। अतः खंजन पक्षी के इधर उड़कर आने से यह तात्पर्य है कि निश्चय ही लक्ष्मण ने आज अपने नेत्र अयोध्या की तरफ करके अपनी प्रियतमा उर्मिला को याद किया है। दूसरा प्रश्न है, हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या कारण है? तो हंसों के उड़कर यहाँ पर आने से यह तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी हंस के समान सुंदर और बुद्धिमान हैं। इस कारण से लक्ष्मण का अयोध्या तथा अपनी उर्मिला को याद करने के कारण ही हंस अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है? तो फूल उठे हैं कमल, अधर से या बंदूक सुहाए। तो प्रिय को मुस्कुराने को यहाँ पर पुष्पित कमल और बंदूक के पुष्पों का शोभायमान होना इस रूप में देखा गया है।
इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो प्रिय छात्रों, इस काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है गीत और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार से आप इन पांचों प्रश्नों का उत्तर देके 10 अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक हैं। 5 प्रश्न के कुल 10 अंक आपको प्रश्न संख्या 4 से प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको किसी कारण से पहला पद्यांश नहीं समझ में आता या कम पढ़ा लिखा है तो अथवा में एक पद्यांश और आपको प्राप्त होगा। आप उस दूसरे पद्यांश की अर्थ उसका उत्तर देकर उस पर 10 अंक प्राप्त कर सकते हो। जैसे दूसरा पद्यांश यहाँ पर है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागे। अब इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है? तो इस काव्यांश में प्रभात का वर्णन है। प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है? अब इस पद्यांश में आप पढ़ोगे, यदि व्याख्या आपने पढ़ी है तो समझ जाओगे क्या कहा गया है। आंखों में भरे बिहागरी से क्या तात्पर्य है? इस कविता में कौन सा अलंकार है? पाठ का शीर्षक था, कवि का नाम लिखिए। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न प्राप्त होंगे। इसका उत्तर हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह पद्यांश आपके पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, इसलिए इस पद्यांश का हम उत्तर आपको नहीं बता रहे हैं। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। प्रिय छात्रों, 5वें प्रश्न में 2 खंड होंगे, खंड का और खंड खा। खंड का के अंतर्गत आपके गद्यांश गद्य भाग में संकलित लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देना है और खंड खा में आपके पद्य भाग में संकलित कवियों का साहित्यिक परिचय देना है। तो प्रिय छात्रों, खंड का प्रश्न पहले आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। अब इसमें जैसे 3 लेखक आपको प्राप्त होंगे, 3 में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको देना है। एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो प्रिय छात्रों, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल ये आपके सिलेबस में हैं इस साल। जैनेन्द्र कुमार इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप हमारे चैनल वर्णी हिंदी क्लासेज की प्लेलिस्ट पर जाकर जीवन परिचय में देख सकते हैं। हमने आपको वहां पर क्लास नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से खंडखा में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर किसी एक कवि का देना है जो कि आपके पद्य भाग में संकलित कवियों के साहित्यिक परिचय से संबंधित होगा। इसको भी अधिकतम 80 शब्द में लिखना है, अर्थात 1.5 से 2 पेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय आप हमारे चैनल वर्णी हिंदी क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाकर जीवन परिचय शीर्षक प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। एक अच्छा क्लास नोट्स हमने आपको संक्षिप्त सा उपलब्ध कराया है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। 3 + 2 5 अंक इसमें प्रत्येक के प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों खंड सही करने से आपको यहाँ से भी 10 अंक प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, यह आपकी कहानियों से संबंधित होगा। आपको अथवा में 4 कहानियां प्राप्त होंगी। चारों में से आपको किसी एक कहानी को करना है। पहला प्रश्न होगा कहानी के तत्वों पर या कहानी के सारांश पर। दूसरा प्रश्न होगा कहानी के प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण पर। तो आप जो पसंद हो आप वो कर सकते हो, किसी एक को ही करना है और आप उस पर 5 अंक प्राप्त कर लोगे। जैसे कथानक के आधार पर पंच लाइट अथवा
बहादुर कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। मतलब आपको यहाँ पर कहानी का सारांश लिखना है। तो चाहे आप पंचलाइट का लिख दें, चाहे बहादुर का लिख दें, ये दोनों कहानियों का सारांश हमने आपको अपने वीडियो की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। आप कहानी शीर्षक प्लेलिस्ट पर जाकर इन कहानियों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी हमने वीडियो की प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है। ध्रुव यात्रा कहानी वहाँ पर वीडियो की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इसका पात्र का चरित्र चित्रण आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द की है, अर्थात आपको 1.5 से 2 पेज तक लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है आपको, और आप यहाँ से आसानी से 5 अंक प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित पाठ्यक्रम में सम्मिलित खंड काव्यों पर आधारित होंगे। तो आपके जनपद में जो खंड काव्य मान्य हैं उसी खंड काव्य पर आधारित आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। या तो खंड काव्य का सारांश आएगा या खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आएगा। दोनों में से किसी एक को करना है और आपको यहाँ से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे रश्मिरथी खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, सत्य की जीत खंड काव्य है, आलोक वृत्त खंड काव्य है, त्यागपथी खंड काव्य है, श्रवण कुमार खंड काव्य है। तो आपको ये देखना है कि आपके जनपद में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। जैसे ललितपुर जनपद में मुक्ति यज्ञ चल रहा है, प्रतापगढ़ आदि जनपद में सत्य की जीत चल रही है, इसलिए आपको ये देखना है कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो प्रिय छात्रों, खंड का के अंतर्गत इस प्रकार से 7 प्रश्न होंगे और 7 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आप बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और यहाँ से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, इस मॉडल पेपर का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इस मॉडल पेपर को हल करें और इनसे संबंधित प्रश्नों को देखें कि आप कितनी बखूबी से, कितनी सुंदरता से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।